हेलो। अगर आप यहाँ पर ये दो मैप्स देखकर सोच रहे हैं कि मैं आपको इंडिया और यूएसए के स्टेट्स याद करने के लिए कहने वाली हूँ या कैपिटल्स याद करने कहने वाली हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, एक छोटा सा फैक्ट बताना चाहती हूँ कि इंडिया और यूएसए दोनों के मैप्स आप देख पा रहे हैं और दोनों में आपको अलग अलग स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है और ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। कैसा डिफरेंस? जहाँ पर इंडिया एक पूरी कंट्री अपने बेटर गवर्नेंस के लिए, या जिसको हम कहें बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्या चाहती थी कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो, है ना। क्योंकि इंडिया जिसकी जोग्राफिकल लोकेशन और जिसकी कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा अलग अलग है, इतनी ज़्यादा डिफरेंस रखती है एक दूसरे से, तो यहाँ पर ज़रूरी था कि हर प्रकार के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले और सबकी डिमांड्स पूरी करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स हों, तो ये ज़्यादा अच्छे से काम हो पाएगा, ठीक है। तो हमने इंडिया एक कंट्री थी जिसे अलग अलग स्टेट्स बना दिए, ठीक है। एक बड़े लैंड के छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए, ठीक है, जो आपस में जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हैं एक दूसरे से। वहीं पर अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो जो आपको स्टेट्स देखने को यहाँ पर इतने सारे मिल रहे हैं, असल में ये छोटे छोटे स्टेट्स अलग अलग थे, ये एक अमेरिका नहीं था, ठीक है। छोटे छोटे स्टेट्स अलग अलग थे। इन्होंने साथ में आने का डिसाइड किया कि हम सारे लोग अगर एक साथ आ जाएंगे तो हम पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है। हम अपने रिसोर्सेज को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक पावरफुल पोजीशन होल्ड कर पाएंगे अगर हम साथ आ जाएंगे। तो अलग अलग रहेंगे तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर असल में छोटे छोटे स्टेट्स एक साथ आके एक बड़ी कंट्री बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई होप अगर आपने आज तक कभी इस नाम पर उतना ध्यान ना दिया हो तो आज आपको समझ में आ जाए इसका मतलब। यूनाइटेड स्टेट्स, वो स्टेट्स जो यूनाइटेड रहना चाहते थे, जिन्होंने मिलकर बना लिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। मतलब कि यहाँ पर छोटे छोटे स्टेट्स एक साथ आए एक बड़ी कंट्री बनाने के लिए, जबकि इंडिया में एक बड़ी कंट्री छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है ताकि वो क्या कर सके, बेटर गवर्नेंस कर सके, ठीक है। अब मैं आपको ये ऑल ऑफ अ सडन बता क्यों रही हूँ, क्योंकि असल में क्लास 10th की सिविक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है फेडरलिज्म, और वो फेडरलिज्म असल में यही कंसेप्ट है। यहाँ मैंने आपको बिना फेडरलिज्म समझाए फेडरलिज्म के दो टाइप्स को समझा दिया, ठीक है। एक है होल्डिंग टुगेदर और दूसरा है कमिंग टुगेदर, ठीक है। अब ये क्या होता है, फेडरलिज्म क्या है, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक छोटी सी बात और, कि अगर इंडिया से कोई भी स्टेट चाहता है बाहर निकलना, जैसे मान लो कि केरला बोलने लगता है कि भाई हमें इंडिया में नहीं रहना, हमें इंडिया से बाहर जाना है, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि केरला अपनी मर्जी से नहीं आया है, वो ऑलरेडी इंडिया का एक पार्ट है और हम अपने इंडिया के पार्ट को अलग नहीं कर सकते, राइट। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ से टेक्सास कहता है कि भाई हमको यूएसए में नहीं रहना है, तो ये जा सकता है, अलग हो सकता है, कोई फोर्सफुली इसको रोकेगा नहीं। कारण क्या है? क्योंकि ये कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में आया है, ठीक है। ये खुद अपनी मर्जी से आया है, इसको किसी ने फोर्स नहीं किया है, राइट। लेकिन केरला अलग से नहीं आया है, कर्नाटका अलग से नहीं आया है, ऑलरेडी इंडिया का पार्ट था, राइट। चलो अब इसमें यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे, चैप्टर को शुरू करेंगे और स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, राइट। सो हे गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म हम यहाँ पर चालू करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फेडरलिज्म है क्या। फेडरलिज्म असल में डिवीजन ऑफ पावर है ना, पावर को बांटना। फर्स्ट चैप्टर अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग, वहाँ पर भी कंसेप्ट यही था कि हम पावर को शेयर करना चाहते हैं। असल में फेडरलिज्म पावर शेयर करने का एक तरीका है, ठीक है। अगर आप बहुत ही सिंपल लेमन लैंग्वेज में किसी को समझाना चाहते हैं कि फेडरलिज्म क्या है, तो आप उसको यही समझा सकते हैं कि असल में पावर शेयर करने का एक तरीका है। कैसे पावर शेयर हो रही है? वर्टिकली, यानी लेवल्स बनेंगे, ऊपर से नीचे के लेवल, हायरार्की बनेगी एक, ठीक है। तो जहाँ पर भी पावर वर्टिकली शेयर हो रही है, राइट, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हमने लेवल्स बनाए वर्टिकली, मतलब कि जो ऊपर होगा उसकी पावर ज़्यादा, जो नीचे होगा उसकी पावर कम। जैसे जैसे लेवल नीचे आता जाएगा वैसे वैसे पावर कम होती जाएगी, राइट। सो दिस इज फेडरलिज्म, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? वी ऑलरेडी नो कि एक हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरी कंट्री के लिए, फिर हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं जो स्टेट के लिए हैं, और उसके बाद हमारे पास लोकल गवर्नमेंट्स हैं जो अर्बन या रूरल एरियाज़ के लिए हैं, ठीक है। और डिटेल में देखेंगे, अभी से ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो
यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाने की कोशिश की है ताकि पढ़ने में और याद करने में थोड़ी सी आसानी हो। देखिए हमारा दिमाग ट्रिक करता है खुद को, ऐसा सब देख के हम ज़्यादा याद रख पाते हैं बजाय कि सिंपल सिंपल पैराग्राफ या स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री, ये भी फेडरलिज्म की एक डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, मतलब पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी और उसके दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो हैं, जैसे कि ये हमारे पास इंडिया है ना, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो असल में होगी सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स की गवर्नमेंट के बीच में जो पावर शेयर हो रही है उसको फेडरलिज्म कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या है, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, राजस्थान, यूपी, एमपी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है किसके, इंडिया के। राइट, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट की गवर्नमेंट्स में पावर को डिवाइड किया जा रहा है, दैट इज़ एक्चुअली फेडरलिज्म। राइट, अब फेडरलिज्म होगा कहाँ, डेफिनेटली जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स होंगे, है ना। अगर एक ही लेवल है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो कहाँ की पावर शेयरिंग, और वर्टिकल तो कहाँ ही हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कैसे हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर को शेयर कर सकता है, पर ये तो हॉरिजॉन्टल हुई ना, तीनों का लेवल एक ही है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पद में या जिसको हम पोजीशन में कहेंगे, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे आने वाले का जो है पावर्स थोड़ी थोड़ी कम होते जाती हैं। ठीक है, तो ये फेडरलिज्म पॉसिबल कहाँ है, जहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी कंट्री के लिए अथॉरिटी रखती है, पूरी कंट्री के लिए लॉ मेकिंग या एग्जीक्यूशन का काम करेगी। वहीं पर इसके जो सब्जेक्ट्स होंगे, मतलब किन चीज़ों पर काम करेगी, जो कि नेशनल इंटरेस्ट के होंगे, जैसे कि डिफेंस हो गया। ठीक है, जैसे मान लो कि एमपी में कोई दूसरी कंट्री, सपोज चाइना अगर एमपी में किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी इश्यूज को क्रिएट करती है, ठीक है, टेररिज्म या जिसको हम कहें बेसिकली टेररिज्म ही कहेंगे, है ना, सिक्योरिटी ब्रीच करने की कोशिश करती है, तो क्या हम एमपी की आर्मी को बुलाएंगे? कहाँ है एमपी की आर्मी? नहीं है। कहाँ की आर्मी है वो? इंडिया की आर्मी है। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कौन आएगा? इंडियन आर्मी। अब भाई इंडियन आर्मी डिफेंस का हिस्सा है, ठीक है, जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको देख रेख करने वाली है, उसके सब्जेक्ट्स पर काम करने के लिए कौन है हमारे पास? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो पूरी कंट्री के लिए। वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका काम है कि भाई उसके स्टेट के जो डे टू डे अफेयर्स हैं, उसके स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटिंग सब्जेक्ट्स हैं, उन पर लॉ बनाने वाली, उनको एग्जीक्यूट करने वाली कौन है? आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स। राइट, दोनों की पावर इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है, ठीक है, ये दोनों की पावर इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पावर देती है, ठीक है, ये इसको हर काम सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अपने फंक्शंस हैं, इसके अपने फंक्शंस हैं, अपने अपने दायरे में दोनों काम करती हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन, नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की खुद की पावर्स हैं, खुद की अथॉरिटी है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है या अकाउंटेबल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर थोड़ी थोड़ी देर में स्टेट गवर्नमेंट से सवाल पूछेगी। ठीक है, भाई इसकी क्यों पावर है? इसने पावर डिवाइड की क्या? इसने तो पावर डिवाइड की, लेकिन असल में ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं की है, ये पावर डिवाइड की है कॉन्स्टिट्यूशन ने। सेंट्रल गवर्नमेंट को बस इसका पालन करना पड़ता है, इसलिए अपनी थोड़ी सी पावर स्टेट गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। और जब स्टेट गवर्नमेंट भी थोड़ी सी पावर अपनी छोड़ती है, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तब बन जाती है लोकल गवर्नमेंट। राइट, चलो अब यूनिटरी सिस्टम क्या है? यूनिटरी सिस्टम मतलब जहाँ पर 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, एक ही गवर्नमेंट है जो कि सेंट्रल लेवल पर है, तो यहाँ पर फेडरलिज्म तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो 2 प्रकार से गवर्नमेंट हो सकती हैं, या तो यूनिटरी हो सकती हैं या तो फेडरल गवर्नमेंट्स हो सकती हैं। यूनिटरी जहाँ पर एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, फेडरल जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा। लेकिन यूनिटरी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर दूसरी कोई अथॉरिटी होगी ही नहीं। यहाँ पर जो सब यूनिट्स होंगे, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम कहाँ देखते हैं? जुडिशरी में। सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। उससे छोटा कौन है? हाई कोर्ट। और उससे भी छोटा कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ पर फेडरल सिस्टम नहीं है,
यहाँ पर है यूनिटरी, मतलब कि हाई कोर्ट जो है वो अपने छोटे कोर्ट से यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जवाब मांग सकता है, अकाउंटेबिलिटी मांग सकता है। वहीं पर हाई कोर्ट जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट को अकाउंटेबल है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट बड़े कोर्ट की तरह एक्ट करता है और दोनों कोर्ट्स उसके सबॉर्डिनेट्स हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई इंडिया में यूनिटरी सिस्टम कहीं लगता है क्या, तो आप ना नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि हाँ जुडिशरी में लगता है यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। लेकिन जब हम एग्जीक्यूटिव्स की बात करते हैं यानी गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, फेडरल। कमाल की बात तो ये है कि ये फेडरल शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसकी कोर वैल्यूज़ को इसके ट्रू एसेंस में फॉलो करते हैं, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर टू प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। और यहाँ पर क्या होता है, जहाँ भी कंट्री में यूनिटरी सिस्टम होता है गवर्नमेंट के अंदर भी, वहाँ पर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है और इनको मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट में एटलीस्ट, ठीक है। तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स अपना काम करती हैं। अब अब समझते हैं कि की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है, मतलब किन चीज़ों को देखकर आप कह सकते हो कि हाँ भाई यहाँ तो फेडरलिज्म है। इन्हीं को कहा जाता है की फीचर्स, ठीक है। सिंपल, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अरे भाई जब 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होंगे तब तो पावर हम डिवाइड करेंगे ना, वो भी वर्टिकली, राइट। तो ज़रूरी क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए, ठीक है। हर टीयर का यानी हर लेवल का अपना खुद का एक जुरिस्डिक्शन है, मतलब अपना एक लिमिटेशन है, एक दायरा है, ठीक है। जैसे कि ये स्टेट गवर्नमेंट का दायरा है और मान के चलते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का दायरा है, ठीक है। अब स्टेट तो ऑलरेडी सेंटर के अंदर तो आएगा ही, कंट्री के अंदर तो आएगा ही सही, लेकिन ये जो दायरा है स्टेट गवर्नमेंट का, इसमें स्टेट गवर्नमेंट ही काम करेगी, ठीक है। और ये जो बचा हिस्सा है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। बात समझ में आई। सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि नहीं नहीं स्टेट तो इंडिया के ही अंदर है तो हमारी बात चलेगी, नहीं भाई। क्यों? क्योंकि ये जो लिमिटेशन सेट हुई है ये किसने करी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेसिफिकली कि भाई लेजिस्लेशन कैसे होगा इस जगह का और इस जगह का अलग अलग, दोनों जगह के टैक्सेस कौन कितने कैसे कलेक्ट कर सकता है, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट अपना कैसे करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी इंडिया का कैसे करेगी, ठीक है। कोऑर्डिनेट कैसे करवाएगी अलग अलग स्टेट्स में। चलो, बट ऑल गवर्न दी सेम सिटीजन, ये तो बहुत सिंपल बात है कि देखो आपको स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दिख रही है ना। जैसे अगर आप वेन डायग्राम बनाते हैं तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके अंदर है स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ऐसी और भी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। असल में अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप रहते हैं एमपी में, तो आप जब एमपी में रह रहे हैं तो आप इंडिया में तो रह ही रहे हैं, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई मैं तो एमपी में रहता हूँ, मैं इंडिया में ही रहता। क्यों? क्योंकि एमपी खुद इंडिया के अंदर आता है। तो मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों असल में सेम सेट ऑफ सिटीजन्स को क्या कर रही हैं, गवर्न कर रही हैं, सेम लोगों को ही गवर्न कर रही हैं, बस अलग अलग चीज़ों में अलग अलग उनके पावर्स हैं, राइट। चलो, एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टियर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, ठीक है भाई। एग्जिस्ट करेंगे ज़्यादा टियर और साथ में उनकी अथॉरिटी क्या है, काम क्या है उनके, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और गारंटीड है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट कल को बोलने लग जाए किससे, स्टेट गवर्नमेंट से, कि नहीं तुम सारी स्टेट गवर्नमेंट्स काम करना बंद कर दो, आज से हम अकेले काम करेंगे, हम सब कुछ संभालेंगे। नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट्स भी होंगी और लोकल गवर्नमेंट्स भी होंगी, इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। Fundamental provisions of Constitution cannot be changed unilaterally. Consent of both is required. Both मतलब जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो दोनों का। यहाँ पर क्या बोलें कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन प्रोविजंस है, फंडामेंटल्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको अकेले नहीं बदला जा सकता। अकेले मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर खुद सोचे कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन किताब खोलो, जो जो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही बदल डालो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स की भी सहमति लेनी पड़ेगी। कैसे, आगे देखेंगे। ये कंसेप्ट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और साथ में थोड़ा सा टफ भी पड़ता है एकदम से समझने के लिए, ठीक है, तो उसको बाद में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज एन अम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर।
मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, असल में अचानक से क्या होता है, दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। तो भाई अब ये झगड़े का डिसाइसिव रोल कौन लेगा, ठीक है, मतलब कौन इस झगड़े को सॉल्व करेगा? डेफिनेटली जिसको जस्टिस देने का काम दिया है, जुडिशरी। और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का केस है तो कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैंडल करेगी, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा इसको, सॉरी माय बैड, सुप्रीम कोर्ट इसको क्या करेगा? हैंडल। क्यों? क्योंकि नेशनल लेवल का काम बन गया अब, राइट। अंपायर की तरह एक्ट करेगा, मतलब रोल एक डिसाइसिव रोल प्ले करेगा यहाँ पर। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बोला है, ठीक है, मतलब पैसा जो कमा रहा है स्टेट या जो आपकी गवर्नमेंट जो पैसा कमा रही है, ठीक है, वो उसके सोर्सेज क्या होंगे, कहाँ से टैक्स लगाएगी, कितना टैक्स लगा सकती है, किस पर टैक्स नहीं लगा सकती, ये सारा कुछ भी किस में लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है, स्पेसिफाई किया गया इसको क्लियरली टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है एक तरीके से अपने किसी भी एरिया में आपको फ्रीडम मिलना, ठीक है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट्स किस किस फॉर्म में टैक्स ले सकती हैं लोगों से, ये सब कुछ भी प्री डिसाइडेड है। क्यों? क्योंकि अगर इसके पास पैसा नहीं होगा टैक्सेस के फॉर्म में तो इसको हर काम के लिए किससे पैसा मांगना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, जो कि सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हर चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उम्मीद करेंगी कि स्टेट गवर्नमेंट हमारे सारी बात मानेगी, है ना, जो हम कह रहे हैं वैसा ही होगा, जबकि ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि जनरली यहाँ दूसरी पार्टी होती है और यहाँ दूसरी पार्टी हो सकती है, राइट। तो रेवेन्यू सोर्सेज जो हैं वो भी पहले से डिसाइडेड है कि कौन सी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसा लगा सकती है, कितना टैक्स ले सकती है, ठीक है। लास्ट, डुअल ऑब्जेक्टिव्स। डुअल मतलब टू, क्या है डुअल ऑब्जेक्टिव्स? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, ठीक है, सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है। सबसे पहले फेडरलिज्म ज़रूरी इसलिए भी है कि भाई यूनिटी बनी रहे, है ना। अगर आप सबको एक जैसा काम करने के लिए कहोगे, ठीक है, उनके सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भूल कर, तो वो काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको यूनिटी बना के रखनी है तो सबके बीच में क्या करो, आप एक कॉमन आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करो और उनको जैसे वो रहना चाहते हैं वैसे रहने दो, ठीक है। और रीजनल डाइवर्सिटी को भी बचाने का ये काम करेगी, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट जो है कुछ रूल्स बनाती है, ठीक है। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि भाई कुछ ऐसे रूल्स होंगे जो दोनों के लिए क्या होंगे, शेयरिंग में होंगे, म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट करती हैं, इसलिए कुछ रूल्स को फॉलो करती हैं और उनके बीच में इनको लेकर कन्फ्लिक्ट बहुत कम होते हैं, ठीक है। ट्रस्ट ईच अदर एज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, और इनका एक एग्रीमेंट होता है एक तरीके से, लिखा हुआ नहीं, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी है कि भैया एक दूसरे को ट्रस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली ऑल आर गवर्निंग दी सेम सिटीजन्स। जैसे आज अगर इंडिया के किसी स्टेट में कुछ होता है तो जो फॉरेन कंट्रीज हैं या इंटरनेशनल लेवल पर उसको ऐसे थोड़ा ना बोला जाता है कि दिस पर्टिकुलर XYZ स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पर नाम सीधा इंडिया का लिया जाएगा, मतलब हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। अब फेडरलिज्म के दो तरीके होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, डिफरेंस पढ़ते हैं, फिर इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे, अगले लेक्चर में आगे का पढ़ेंगे। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर मतलब अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं म्यूचुअल ट्रस्ट पर, म्यूचुअल एग्रीमेंट पर, तो इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कौन सा था भाई हमारे पास, ये USA वाला एग्जाम्पल। होल्डिंग टुगेदर मतलब कि एक पर्टिकुलर बड़ी कंट्री है, उसने असल में छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड तो कर दिया है लेकिन वो होल्ड करके रखी है, पकड़ के रखी है सबको कि नहीं आप अपनी मर्जी से भाग नहीं सकते। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास इंडिया, राइट। लार्ज कंट्री डिसाइड्स इट्स पावर बिटवीन, इट्स एक्चुअली डिवाइड्स इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट्स, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि भैया जो नेशनल गवर्नमेंट है या जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहे हैं उसके बीच में और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में क्या हो रहा है, पावर जो है वो डिवाइड हो रही है, ठीक है। कमिंग टुगेदर में वहीं क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो होते हैं, छोटे छोटे से स्टेट्स जो किसी भी कंट्री के साथ बाध्य नहीं है, वो एक साथ आते हैं ताकि वो एक बड़ा यूनिट बना सकें, ठीक है, ताकि वो थोड़ा और पावरफुल जो है बाकी लोगों के सामने हो सकें, क्योंकि असल में ये कंट्रीज बहुत छोटी छोटी होती हैं जो एक साथ आती हैं, राइट।
तो मिलकर एक बड़ी कंट्री बनाना ज़्यादा इनको सही लगता है, फीजिबल ऑप्शन लगता है, राइट। पूलिंग सोवरेनिटी एंड रिलेटिव एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, अपनी ही राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि भाई सारे लोग जो है वो अपनी सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डिसीजन मेकिंग पावर जो सिर्फ आपका है, ठीक है। कोई आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सारे स्टेट्स जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं इनकी अपनी अपनी सोवरेनिटी तो रहती ही है, साथ में इनकी अपनी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी रहती है और ये एक कंट्री का हिस्सा भी कहलाते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये यूएसए नहीं बनाते तो ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ होती हैं ऐसी बहुत सारी जो अलग अलग रह रही होती हैं, ठीक है, और यूएसए जैसा नहीं होता कुछ भी। लेकिन हमारे यहाँ होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि भाई जो नेशनल गवर्नमेंट है, जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहे हैं, ये होती है पावरफुल, ठीक है। और नीचे वाले जो होते हैं वो थोड़े से कम पावरफुल होते हैं, कहीं कहीं पर उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस या जिनको हम कहें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है, राइट। इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, डेफिनेटली अलग अलग स्टेट्स अगर रहते तो दूसरी कंट्रीज इन पर आसानी से अटैक कर सकती थी, ठीक है। लेकिन अगर ये एक साथ आ जाते हैं तो सिक्योरिटी है कि भाई कोई भी ऐसे भी मुँह उठा के हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता, राइट। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स, जबकि इनके यहाँ पर कुछ लोगों को कुछ कुछ स्पेशल ऑफर मिलते हैं, ठीक है। वो अलग अलग चीज़ होती है, भाई मैरिज के बेसिस पर मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, स्टेट्स जो हैं स्टेट्स को कुछ स्पेशल पावर दी जाती है। क्यों दी जाएगी भाई, कुछ तो डिफरेंस होगा यहाँ पर, या तो क्लाइमेट के कारण हो सकता है, कल्चर के कारण हो सकता है, या हिस्ट्री के कारण हो सकता है, ज्योग्राफी के कारण हो सकता है, किसी भी वजह से अगर कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर है तो कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर दी गई है, राइट, स्पेशल स्टेटस जिसको हम कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका भाई, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्पेन और बेल्जियम की कैपिटल बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसके पास कैसा है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, और हमारे पास होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। आई होप आपको फेडरलिज्म का मतलब समझ में आया होगा, और जो भी मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको देने की कोशिश कर रही हूँ वो भी आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि लेक्चर काफ़ी बड़ा होगा, है ना, इसलिए हम इसको, चैप्टर बड़ा है इसलिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। इसमें हमने फेडरलिज्म क्या होता है, टाइप क्या है और उनके बेसिक फीचर्स क्या हैं उनको पढ़ लिया है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, अगर आप इसी तरीके से मुझे चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा सिलेबस कवर करवा सकूँ समय से पहले, एग्ज़ाम के पहले, और हम रिविज़न कर सकें, तो कॉमेंट ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मेरी रीच बढ़ती जाए और साथ में मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ, समबडी इज़ वॉचिंग माई वीडियोज़, आई एम नॉट जस्ट क्रिएटिंग दैम, ठीक है। सिर्फ बनाने के लिए वीडियोस नहीं बना रही हूँ। आई वांट कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, 1 मिनट का समय निकालें और मुझे बताएं कि लेक्चर कैसा लग रहा है, ठीक है। और इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट की चांसेस हैं तो प्लीज़ डू टेल मी, ऑल काइंड ऑफ सजेशंस आर वेलकम्ड, राइट। सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर, डोंट forget to press the like button, comment below and share the video with your friends, and subscribe the channel if you haven't done it. Thank you so much, keep watching.